इडियोमेट्री की और गैस एनालिसिस। इस टॉपिक को गैस एनालिसिस भी बोलते हैं, इडियोमेट्री भी बोला जाता है। इडियोमेट्री के अंदर मैंने ढेर सारे पॉइंट लिख रखे हैं। सबसे पहले आपको इन पॉइंट्स को समझना होगा। जब तक आप इस पॉइंट्स को समझेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप इन पॉइंट्स को समझना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियो को पहली बात तो ध्यान से सुनना होगा, और सुनने के बाद आप इस पूरे के पूरे जितना भी इस बोर्ड पे लिखा हुआ है सब आप अपने नोट्स में लिखेंगे। गैसियस रिएक्शन कैरीड आउट इन अ स्पेशल ट्यूब ऑफ ग्लास, स्पेशल ट्यूब ऑफ ग्लास, ट्यूब फिर लिख दिया, नोन एज इडियोमीटर। द रिएक्टिंग गैसेस टेकन इन इडियोमीटर ट्यूब आर एक्सप्लोडेड बाय स्पार्क, जलाया जाता है। स्पार्क प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द प्लेटिनम वायर प्रोवाइडेड इन द ट्यूब। प्लेटिनम वायर से जलाया जाता है गैसों को, हाइड्रोकार्बन स्पेशली इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं उसका, और जलाने के बाद फिर उनके वॉल्यूम को, अलग अलग गैस जो होते हैं उनके वॉल्यूम को, उनके मोल को नोटिस किया जाता है। और वो नोटिस कैसे होता है? द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसेस एक्सप्लोजन आर डिटरमाइंड बाय एब्जॉर्बिंग देम बाय सुटेबल रिएजेंट। कौन से रिएजेंट ने कितना मिलीलीटर वॉल्यूम एब्जॉर्ब किया, इस बात को हम नोटिस करेंगे। लेकिन पहले ये जाना जाए कि कौन सा एब्जॉर्बर कौन से गैस को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि मान लीजिए कि जैसे ये पहला CO2 और एंड SO2 आर एब्जॉर्ब बाई QH सोल्यूशन। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया कि आफ्टर द प्रोडक्ट पासिंग थ्रू QH सोल्यूशन 10 मिलीलीटर ऑफ प्रोडक्ट रिड्यूस्ड। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट के 10 मिलीलीटर कम हो गए, तो 10 मिलीलीटर जो है या तो ये रहा होगा या तो ये रहा होगा जो QH से रिएक्ट कर गया। स्पेशली यही रहता है CO2, हाइड्रोकार्बन में CO2 रहता है। ठीक है, अब O2 इज एब्जॉर्ब बाई एल्कलाइन पायरोगैलॉल। जब आपको एल्कलाइन पायरोगैलॉल का नाम देगा तब आपके दिमाग में आना चाहिए O2 एब्जॉर्ब हुआ। QH का नाम देगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए CO2 एब्जॉर्ब हुआ। पायरोगैलॉल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, अगर आप अभी आपको इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप 11th में पढ़ रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आपको ये ऑर्गेनिक में मैं समझाऊंगा कि ये कैसे बना है, क्या हुआ है। मैंने केवल पायरोगैलॉल, जैसे मन में एक क्यूरियोसिटी आती है बच्चों के कि पायरोगैलॉल है क्या, तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। वो O2 से रिएक्ट करके क्या बनाता होगा, तो मैंने ऑर्थोक्विनोन का भी स्ट्रक्चर बना दिया है कि आपके मन में ये सवाल आए तो आप इसका जवाब दे सके। तीसरा जो हमारा गैस है जो रिलीज हो सकता है, संभावनाएं हैं सारी चीज़ों की, वो CO है। CO को एब्जॉर्ब करने के लिए अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड नाम दिया जाएगा, या तो फिर ब्रैकेट, या तो फिर आपको लिखा जाएगा NH4OH प्लस UCl। NH4OH प्लस UCl लिख दिया जाए या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड लिख दिया जाए, तो समझ लीजिए कि CO को एब्जॉर्ब करने की बात हो रही है। वहाँ कहीं पर भी CO नाम, कार्बन मोनोऑक्साइड नाम नहीं लिया जाएगा, CO2 नहीं लिया जाएगा, O2 नहीं लिया जाएगा। इनके एब्जॉर्बर के नाम लिए जाएंगे, QH लिया जाएगा, पायरोगैलॉल लिया जाएगा, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड लिया जाएगा, टर्पेंटाइन ऑयल लिया जाएगा। टर्पेंटाइन ऑयल एब्जॉर्ब करता है किसको? ओजोन को, जिसका स्ट्रक्चर ये है टर्पेंटाइन ऑयल का। अच्छा, ऑल कैलकुलेशन ऑफ गैस एनालिसिस मस्ट बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सबके सब कांस्टेंट टेम्परेचर पर होते हैं, है ना। तो अब जैसे किसी हाइड्रोकार्बन को आप जलाते हैं तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन एंड हाइड्रोजन स्पेशली तो रहता ही है, या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जला रहे हैं और हाइड्रोजन उसके अंदर है, तो हाइड्रोजन जलने के बाद वाटर बनाता है। हाइड्रोजन जलने के बाद क्या बनाता है? वाटर। अब वाटर बनाएगा तो वाटर का क्या होगा? वाटर को लिक्विड में रखा जाए या गैस में रखा जाए, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके क्वेश्चन में टेम्परेचर क्या दिया हुआ है। अगर टेम्परेचर बिलो 100 सेल्सियस है, दिया हुआ है बिलो 100 सेल्सियस, वाटर इज टेकन एज लिक्विड।
एंड इट्स वॉल्यूम इज एज्यूम टू बी जीरो, क्योंकि किसी भी गैस के मुकाबले लिक्विड का वॉल्यूम जीरो होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि एक मोल वाटर 18 ग्राम, जो कि 18 मिलीलीटर भी है क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 होती है, एक मोल वाटर जो 18 मिलीलीटर है, 18 मिलीलीटर वाटर को जब आप वेपराइज करते हैं तो उसका वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर मतलब 22,400 मिलीलीटर, और जब वो लिक्विड होता है तो वो केवल 18 मिलीलीटर होता है। 18 मिलीलीटर के सामने अगर 22,400 मिलीलीटर को रख दिया जाए तो 18 मिलीलीटर उसके सामने क्या हो जाएगा? नेग्लेजिबल। इसीलिए बोला जा रहा है कि लिक्विड के वॉल्यूम को क्या माना जाता है? जीरो माना जाता है, वहां कैलकुलेशन नहीं किया जाता। लेकिन इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन, अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया गया और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला दिया गया लेकिन आपको टेम्परेचर नहीं दिया गया, टेम्परेचर नॉट मेंशन, और टेम्परेचर इज 100 सेल्सियस और अबव 100 सेल्सियस, देन वाटर इज टेकन एज गैस एंड इट्स वॉल्यूम टेकन इन कैलकुलेशन। पूरी बात समझिए। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला दिया गया, हाइड्रोजन उसके अंदर है, वाटर बना है, और आपको टेम्परेचर बिलो 100 सेल्सियस दिया है। बिलो 100 सेल्सियस में रूम टेम्परेचर दे सकता है 25 सेल्सियस, 27 सेल्सियस दे सकता है, कभी कभी 0 सेल्सियस देता है। 0 सेल्सियस का मतलब एसटीपी या एनटीपी बोल देता है। उस हर कंडीशन में आपको वाटर का वॉल्यूम 0 मानना है। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर अबव 100 सेल्सियस या 100 सेल्सियस देता है तो आपको वाटर का वॉल्यूम 0 नहीं मानना है। और जब वॉल्यूम 0 आप नहीं मानेंगे तो उसके वॉल्यूम को गैस एनालिसिस में इन्वॉल्व करेंगे और कैलकुलेशन में भी उसको इन्वॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हैं आप बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि टेम्परेचर अक्सर मेंशन नहीं होता। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक पेपर है, आपने एक कागज का पन्ना, एक पन्ना ले लिया और वो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है जो पॉलीमर है ग्लूकोज का। तो अब जाहिर सी बात है हाइड्रोजन है, तो आप अगर इस पेपर को जलाते हैं तो क्या आपको लगता है कि पानी नीचे गिरा रहता है? अगर आप पेपर जला दें तो नीचे पानी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। एक कॉपी जला देंगे तो बाढ़ आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाटर वेपराइज हो जाता है। लेकिन क्या आपको टेम्परेचर दिया गया था उस समय? नहीं। लेकिन टेम्परेचर नहीं दिया गया था, उसके बावजूद भी वाटर वेपराइज हो गया, तो वाटर क्या माना जाएगा? गैस माना जाएगा। तो यही बात समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपको कभी एयर दे दे तो एयर में 2 चीज़ें होती हैं, मेनली 2 चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं लेकिन मेनली 2 चीज़ें होती हैं, O2 एंड N2। जिसमें एयर में जो रिएक्ट करता है वो केवल कौन है? O2 है, N2 नहीं है। N2 रिएक्ट नहीं करता। आप ये मान के चलेंगे कि नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिंग होगा गैस एनालिसिस में। वैसे तो आप बोलेंगे कि सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है, ढेर सारे ऑक्साइड बनाता है। वो अलग केस है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। तो आपको ये मान के चलना होगा कि हमारे एयर के मिक्सचर में O2 ही रिएक्ट करेगा, बाकी को आपको रिएक्ट नहीं कराना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा कंबस्शन की। देखिए भाई, अब इसमें कैलकुलेशन की बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट इसको किया जाए। सबसे पहले ये जानिए कि फॉर गैस एनालिसिस वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। मतलब जितने मोल बढ़ते जाएंगे उतने ही वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसका मतलब है कि मोल रेशियो वॉल्यूम रेशियो के बराबर होगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ब्यूटेन का। ब्यूटेन को सबसे पहले मैंने 1 मोल लिया। ठीक है, तो पहले तो आप इस कंपाउंड को देखें, इसके पास कितने कार्बन है? 4। तो ये CO2 कितने बनाएगा? 4। हाइड्रोजन कितना है? 10। तो वाटर कितना बनाएगा? 5। देखिए 2 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जा रहा है? 10 हाइड्रोजन यहाँ हो जा रहा है। तो हमेशा जानिए कि जितना हाइड्रोजन होता है उसका आधा H2O बनता है। हाइड्रोजन अगर 10 है तो H2O कितना? 5। हाइड्रोजन अगर 3 है तो H2O 3/2।
ठीक है। तो और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे गिनेंगे? तो ऑक्सीजन हमने कैसे गिना, यहाँ पर गिना हमने कितना ऑक्सीजन एटम 8 और यहाँ पर 5, 8 + 5 कितना हुआ 13। तो हमको 13 O है, 13 क्या है O है, तो O2 कितना होगा भाई, O2 2 से 2 कैंसिल हो गया, 13 O आ गया, तो O2 होगा 13/2, ठीक है। अब आपका 1 मोल, हमने इसको पहले 1 मोल लिया, तो जब हम इसका जितना भाई, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही इनका क्या है, रिक्वायर्ड मोल रेशियो है। तो इसका 1 मोल लेंगे तो इसका 13/2 लेना होगा, इसका 4 मिलेगा, इसका 5 मिलेगा। अगर हम इसका 5 मोल लेंगे तो फिर उसी रेशियो में मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, 13/2 में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 4 में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 5 में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमने बोला कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है, तो आप वॉल्यूम के टर्म में भी ले सकते हैं। अगर आप इसको 1 मिलीलीटर लेते हैं तो ये 13/2 मिलीलीटर होगा, जैसे ये मोल था, ये 4 मिलीलीटर हो गया, ये 5 मिलीलीटर। अगर आपने इसको 10 मिलीलीटर लिया तो फिर इसी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में आप 10 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो ये 13/2 × 10 हो गया, ये 4 × 10 हो गया, 40 मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इतना बड़ा लेकर जगह कम था, और यहाँ 5 × 10 लिख दिया, कितना हो गया 50 मिलीलीटर हो गया। ये तो मैंने एक आपको जीता जागता एग्जाम्पल दिया। अब बात करते हैं जनरल कॉन्सेप्ट की कि कोई भी एग्जाम्पल होगा तो क्या करेंगे। जितना कार्बन उतना CO2, X कार्बन X CO2, जितना हाइड्रोजन उसका आधा H2O, जितना हाइड्रोजन उसका आधा H2O, जितना कार्बन उतना CO2, जितना हाइड्रोजन उसका आधा H2O, और जितना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी उसी के अनुसार होगा। यहाँ ये Y/4 है, X + Y/4। अच्छा आइए ज़रा देख लेते हैं वो X + Y/4 सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या हमारा X है, और ये X कितना है 10 है, Y कितना है, सॉरी X कितना है 4 है, Y कितना है 10 है। तो 4 + 10/4 आ गया कितना 6.5, इसको क्या लिख सकते हैं 13/2, ये देखिए 13/2 लिखा है, ठीक है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बैलेंस करना आसान हो जाएगा। जितना CO2, जितना कार्बन उतना CO2, जितना हाइड्रोजन उसका आधा H2O, और जितना कार्बन हाइड्रोजन उसी के हिसाब से ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो तो X + Y/4 कर देना है आपको। क्लियर है? अब यहाँ पर भी यही सारी चीज़ें लिखते हैं। अगर आप इसको 1 मिलीलीटर लेते हैं तो ये X + Y/4 × 1 मिलीलीटर होगा, ये X × 1 मिलीलीटर होगा, और ये Y/2 × 1 मिलीलीटर होगा, जैसा हमने इसमें किया है। अगर ये 10 मिलीलीटर लेते हैं तो ये X + Y/4 × 10 मिलीलीटर होगा, और ये X × 10 मिलीलीटर होगा, और ये Y/2 × 10 मिलीलीटर होगा, है ना भाई। Y/2 × 10 मिलीलीटर को मैं डायरेक्ट 5 मिलीलीटर या 10X मिलीलीटर लिख देता, यहाँ 5Y मिलीलीटर लिख देता, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसीलिए मैं इस तरीके से लिखता जा रहा हूँ, समझ गया। जैसे मैंने आपको यहाँ पर मान लीजिए कि 15 मिलीलीटर ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा X + Y/4 × 15 मिलीलीटर, और ये कितना हो गया X × 15 मिलीलीटर, और ये Y/2 × 15 मिलीलीटर। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं हो रही है यहाँ पर, ये बात आपको पूरी क्लियर हो रही है। अब हम ये देखेंगे कि ये सारा चीज़ करने के बाद, देखिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको करना आना चाहिए।
ये समझ लीजिए खूब, बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद हम क्वेश्चन देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन दे, चलिए अच्छा आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। पहले मैं दोनों आसान से क्वेश्चन है, पहले आसान क्वेश्चन करा जाए, फिर थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टी की तरफ बढ़ा जाएगा। 20 मिलीलीटर एल्केन है। अब मैंने कोई हाइड्रोकार्बन नहीं बोला, सीधे एल्केन बोल दिया। जब एल्केन बोल दिया तो एल्केन का आप फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ x और y क्लियर है, x अगर पता है तो y भी पता चल जाएगा, प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और अपनी एनर्जी को बचाइए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी O2 का जिक्र नहीं है, इस क्वेश्चन में कहीं भी वाटर का जिक्र नहीं है, तो आपको O2 एंड वाटर बैलेंस करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप करना चाहे कर सकते हैं कि वाटर कितना होगा, तो वाटर होगा 2n+2 भाई y है, यही तो y है, ये हमारा क्या है, ये y है, और ये क्या है, x है। तो x तो हमारा हो गया ये n, और ये कितना हो गया, y/2 लेना है वहां पर, तो 2n/2 कितना हो जाएगा, n+1, ये ले लिया। और यहां पर O2 की जगह पर हमको क्या रखना होगा, n प्लस, ऐसे रख देते हैं, n+2n+2/4, इतना रखना होगा भाई। x + y/4 लेते हैं ना, लेकिन हमको O2 की ज़रूरत नहीं, क्योंकि O2 का कोई काम नहीं है। H2O की ज़रूरत नहीं, क्योंकि H2O के बारे में कुछ दिया नहीं। हमको ज़रूरत है किसकी, एल्केन की, कितना है 20, और इसकी कितना है 60। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये 60 डायरेक्ट आप नहीं लिखेंगे, मैंने लिख दिया, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि यहाँ दिया हुआ है, आप 60 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप अपने नियम से चलेंगे। मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 10 × x है, यहाँ 20 है तो यहाँ 20 × x है। अभी ये x नहीं है, अभी ये क्या है, n है, तो हमारा ये हो गया 20 × n। अब ये 20 × n कितना है, 60 है, तो n की वैल्यू कितनी है, 3 है भाई। 20 × n = 60 है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब n की वैल्यू 3 यहाँ पे रख दो, C3H2 × 3 + 2 क्या आ जाएगा, C3H8। ये आपका क्वेश्चन हो गया, कंपाउंड आपको पता चल गया। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि 10 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली रिएक्ट विथ, इधर दिखाते हैं आपको, इधर क्वेश्चन पढ़िए आप। हमारा CXHY है प्लस O2 प्लस CO2 प्लस वाटर। तो हमने ये x + y/4 पहले ही लिख दिया, ये x लिख दिया, ये y/2 लिख दिया, ठीक है। 10 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली रिएक्ट विथ 40 मिलीलीटर O2। ये 10 है, ये कितना है, यहाँ 40 नहीं लिखना है आपको, यहाँ आपको लिखना है x + y/4 × 10। नियम से चलेंगे, नियम से। डायरेक्ट 40 लिख देंगे, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आपको नहीं आएगा, फिर आप फंस जाएंगे, कहेंगे कहाँ गलती कर रहे थे। ये कितना है, तो ये है 10 × x। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि आपको कौन सी चीज कितनी दी है। 30 मिलीलीटर CO2, मतलब 10 × x = कितना है, 30 है, तो x = कितना हो गया, 3 हो गया। आपको x पता चल गया। अब ये इस पर आ जाइए, x + y/4 × 10 = कितना दिया है, 40।
तो x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 4। y बाई 4, ये 3 को इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा 1। y इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो आपका जो हाइड्रोकार्बन है ये x 3 है और y कितना है 4 है, तो ये हो गया C3H4। समझ पाए कुछ? थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते एक और देते हैं आपको। अब मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है जिसको आप रीड कर लीजिए, और अगर आप खुद कर सकते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए यहाँ वीडियो पॉज करके, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मेरे साथ चलिए, या आपके देखने की इच्छा है तो मेरे साथ चलिए। आइए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में दिया क्या है। 10 मिलीलीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन इज कंप्लीटली बर्न इन 80 मिलीलीटर O2। आफ्टर कंबस्शन द गैस ऑक्युपाइड 70 मिलीलीटर एट NTP। 70 मिलीलीटर एट NTP पूरा गैस है। कंबस्शन के बाद जो भी चीज़ें हैं बची हुई उसके अंदर सब मिलाकर कितना है 70 एट NTP। और NTP का मतलब 0 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड का मतलब वाटर लिक्विड है। और अगर वाटर लिक्विड है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको वाटर का वॉल्यूम क्या लेना होगा 0 या नेग्लिजिबल मान लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, आफ्टर ट्रीटमेंट विथ KOH सोल्यूशन दिस वॉल्यूम बिकम 50 मिलीलीटर। इसका मतलब ये है कि KOH ने 20 मिलीलीटर एब्जॉर्ब कर लिया। भाई 70 से 50 हो गया, इसका मतलब है कि KOH ने 20 मिलीलीटर एब्जॉर्ब कर लिया। और KOH क्या एब्जॉर्ब करता है CO2। इतनी जानकारी हमें क्वेश्चन पढ़ के मिल जाती है। आइए, तो जब हम इसको CXHY प्लस थोड़ा दूर लिखेंगे ताकि हमारा जो है जो भी हमको बैलेंस करना है वो सब चीज़ लिखी जा सके। CO2 प्लस H2O। अच्छा, H2O लिक्विड है, ये है x प्लस वाई बाई 4, यह है x, और ये है y बाई 2 जिसका हमें कोई काम नहीं है। हमारे पास था ये कितना 10, तो ये यूज कितना हुआ x प्लस वाई बाई 4 इंटू 10, और ये कितना है 10x। इतनी बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन में अंदर एक खास बात है, वो ये है कि ऑक्सीजन, मुझे देख के ये लग रहा है कि ऑक्सीजन 80 मिलीलीटर जो दिया हुआ है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो ज़्यादा दिया हुआ है। उतना तो जला ही नहीं, मतलब उतना यूज ही नहीं हुआ। क्योंकि इसके पहले आपने क्वेश्चन देखा होगा तो उसके अंदर फॉर कंप्लीट कंबस्शन लिखा था O2, और यहाँ पर कंप्लीटली बर्न इन 80 मिलीलीटर O2, इन 80 मिलीलीटर O2। चलिए, नहीं भी समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को देखकर अभी समझ में आएगा। अब हमारा 10x इज इक्वल टू कितना 20। 10x इज इक्वल टू कितना है 20 है। इसका मतलब है कि अब 20 क्यों ले लिया हमने भाई, 10x कौन है CO2 है। CO2 कितना है आफ्टर ट्रीटमेंट विथ KOH सोल्यूशन दिस वॉल्यूम बिकम 50। 70 से 50 हुआ तो इसका मतलब कितना कम हो गया 20, और 20 जो कम हुआ वो कौन एब्जॉर्ब किया KOH, और KOH क्या एब्जॉर्ब करता है CO2 एंड SO2। लेकिन यहाँ पर SO2 तो बनेगा नहीं क्योंकि सल्फर नहीं है, तो इसका मतलब है कि KOH ने क्या एब्जॉर्ब किया CO2, और CO2 कितना एब्जॉर्ब हुआ 20 मिलीलीटर। तो इसका मतलब है कि 10x की वैल्यू कितनी है 20 है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। हम ये जान गए कि x 2 है, इतना हमको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको पता है कि आफ्टर कंबस्शन द गैस ऑक्युपाइड
70 मिलीलीटर एट एनटीपी, 70 मिलीलीटर। तो कंबस्शन के बाद अगर गैस 70 मिलीलीटर है तो ये तो जल चुका है, ये है ही नहीं भाई, ये तो लिक्विड है, ये है ही नहीं, ये जल चुका है और ये है ही नहीं। ये है कितना है, 20 मिलीलीटर है। तो इसका मतलब है कि बाकी का 50 कौन है, बाकी का 50 ये ऑक्सीजन है जो एक्स्ट्रा है आपके पास। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैसे पता चलेगा, 70 माइनस 20, 50 मिलीलीटर। 70 था, 50 बचा है, 20 तो CO2 है। तो ये जो 50 बचा है ये कौन है, वाटर है नहीं, वाटर लिक्विड है। CO2 निकाल ही चुके हैं, ये कंप्लीट कंबस्शन हो ही चुका है। तो फिर बचा कौन, O2, और O2 कितना हो गया, 50 मिलीलीटर। अच्छा, यूज्ड O2 कितना है, O2 कितना लिया गया था, 80 माइनस 50, 30 मिलीलीटर। 30 मिलीलीटर O2 का यूज हुआ है, इतना मिलीलीटर O2 रिमेन है, बचा हुआ एक्स्ट्रा O2 था। तो अब जो यूज हुआ है वो ये है x प्लस वाई बाई 4। तो x प्लस वाई बाई 4 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना, 30। x की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 3, y बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। तो हमारा ये कंपाउंड क्या हो गया, C2H4। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है। समझ गए। अगला क्वेश्चन दे, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है जो कि आप एक बार पढ़ लीजिए। मैं फिर एक बार कहूँगा कि अगर आप कर सकते हैं तो इसको पहले देखो। बच्चों हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि हमारे बताने से अगर आप कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे बताने से पहले आप कर लेते हैं तो ये कमाल है। हाँ, अगर हमारे बताने के बाद भी आप नहीं कर पाते तब तो बवाल है, तब तो दिक्कत है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पूरा ठीक से समझाऊं, और कि आप क्लास में तो है नहीं कि मैं आपको मैं पर्टिकुलर जान पाऊँ कि कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा बच्चा बहुत तेज़ है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर कोई बच्चा आंसर भी देता है तो मुझे ये लगता है कि हम दरअसल टीचर बड़ा शक्की होता है, उसके दिमाग में हमेशा ये बात रहती कि नहीं बच्चा कुछ गड़बड़ कर रहा है। और जबकि बच्चा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो दोनों केस हो सकते हैं। उसमें उसको लगता है कि किसी बच्चे ने आंसर भेजा है, उसके आंसर को कॉपी करके इसने आंसर भेज दिया और ये सारा चीज़ हो रहा है। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई। चलिए, 1 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड इथेन is completely reacted with O2 and produce 2.5 liter CO2. Find percent composition of propane in mixture. अगर आपको परसेंट कंपोजिशन निकालना है तो आप क्या करें कि भाई जितना प्रोपेन आपने निकाला, जितना लीटर प्रोपेन निकाला, 1 लीटर में जितना भी मिलीलीटर या लीटर पॉइंट में आप ले ले रहे, जितना लीटर आपने निकाला उसमें आप 1 लीटर से डिवाइड कर देंगे, परसेंट तो आपका आ जाएगा। भाई वो क्या होगा कि जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेन प्लस इथेन, वैसे आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन प्लस वॉल्यूम ऑफ इथेन, क्योंकि वॉल्यूम और मोल का रेशियो क्या है, सेम है। आइए सबसे पहले प्रोपेन और इथेन की बात करते हैं। देखिए
C3H8 प्रोपेन है, O2 के साथ जलाया गया, 3 CO2 बनाया गया और 4 H2O बनाया गया। लेकिन O2 को बैलेंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप क्योंकि आपको देखिए ना जानकारी वाटर की दी है ना जानकारी ऑक्सीजन की दी है, तो आपको ना ऑक्सीजन भाई कोई मिलीलीटर ऑक्सीजन का नहीं दिया है, ना वाटर के बारे में कुछ बोला है, तो ऐसे समय में आप टाइम बचा सकते हैं अपना। हाँ, मैं आपको बैलेंस करके ज़रूर दिखा दूंगा कि देखिए ये 6 ऑक्सीजन है और ये 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। तो अब हमारा ये जो 1 लीटर में से प्रोपेन है और इथेन है दोनों मिलाकर 1 है, तो इसको मैंने x मान लिया। अगर इसको x मान लिया तो ये क्या हो गया, 3x हो गया। और C2H6 प्लस O2, 2CO2 प्लस 3H2O इथेन हो गया। इथेन का जो, अब चाहे आप ऑक्सीजन यहाँ पर भी बैलेंस कर सकते हैं, ये 4 है, ये 3 है, 7 है, तो 7 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि भाई दोनों मिला के 1 है, तो ये x है, तो ये 1 माइनस एक्स है। अच्छा, तो ये अगर 1 माइनस एक्स है तो ये कितना है, 2 इंटू 1 माइनस एक्स, भाई जो भी है इसका डबल है ना। तो आपको क्या मिला है, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर CO2 इज इक्वल टू 3x CO2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स CO2, यही है। तो आप CO2 तो हटा दो हर जगह से, 2.5 इज इक्वल टू 3x प्लस ये कितना हो गया, 2 माइनस 2x, तो 2.5 इज इक्वल टू x प्लस 2, भाई ये 2x 3x ये माइनस हो गया, यहाँ पर आ गया आपको x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 0.5 लीटर, भाई ये 2 माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 0.5 लीटर। इसका मतलब ये भी 0.5 लीटर है, ये भी 0.5 लीटर है। तो अगर आप बोलें कि भाई परसेंट कंपोजिशन कितना है, तो 0.5 अपॉन 1 इंटू 100 दैट इज 50%। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर आ जाएगा 50%। मेरी बात समझ पाए आप लोग, ये है एक इडियोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो कि बच्चों को डिफ़िकल्ट ही नहीं बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। वो अक्सर इस टॉपिक में हमेशा फंसे रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं और उनको लगता है कि कुछ अजीब है। कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है, बच्चा क्वेश्चन का डेटा तुरंत लिख देता है, नहीं लिखना है, पहले ऐसे लिखा जाता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन को डेटा के अनुसार सॉल्व किया जाता है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़े।